एबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पार्लियामेंट एंड जुडिशरी के बीच बैलेंस स्टेब्लिश करती है। सिंपल क्वेश्चन यह था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है या नहीं। इस डिबेट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बीच सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट को जन्म दिया। आर्टिकल 13 क्लॉज 2, स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकती जो वन और मोर फंडामेंटल राइट को वायलेट करती हो। अगर कोई ऐसा लॉ आता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, इसमें पार्लियामेंट ने कुछ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया तो इसे शंखारी प्रसाद केस में चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट दो तरीके की पावर इंजॉय करती है, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर और कॉन्स्टिट्यूट लेजिस्लेटिव पावर। और आर्टिकल 13 क्लॉज में जो टर्म लॉ यूज किया गया है वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर में आती है। और अगर पार्लियामेंट बिना आर्टिकल 368 को यूज किए कोई लॉ बनाती है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगी। पर अगर कॉन्स्टिट्यूट लेजिस्लेटिव पावर के अंदर अगर पार्लियामेंट 368 को यूज करके कोई अमेंडमेंट बना करती है या लॉ इंट्रोड्यूस करती है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर होगी। इस जजमेंट को 16 साल बाद गोलकनाथ केस में चैलेंज किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन को कन्फर नहीं करती, बल्कि वो प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन को कन्फर करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर को सिर्फ इंजॉय करती है। और साथ में ये भी कहा कि कोई भी अथॉरिटी जो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन या फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती। पार्लियामेंट ने इसके रिस्पॉन्ड में 4 साल बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, जहां पार्लियामेंट ने आर्टिकल 368 के टाइटल को अमेंड कर दिया और उसे रख दिया पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर फॉर देयर फोर। और साथ में आर्टिकल 368 क्लॉज 3 इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें ये लिखा था कि नथिंग अंडर आर्टिकल 368 shall be applied to आर्टिकल 13। मतलब आर्टिकल 368 को यूज कर अगर कोई लॉ बनाया जाए तो वो आर्टिकल 13 से कोई किसी तरीके से रिलेटेड नहीं है। साथ में एक आर्टिकल 13 क्लॉज 4 इंट्रोड्यूस किया, उसमें भी यह लिख दिया कि आर्टिकल 13 का आर्टिकल 368 से कुछ लेना देना नहीं है। 2 साल बाद केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, साथ में साथ फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सके। और सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक डॉक्ट्राइन बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को भी इंट्रोड्यूस किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को छू भी नहीं सकती। और सुप्रीम कोर्ट में ये भी नहीं बताया क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। पर कुछ केसों के अनुसार सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर पार्लियामेंट ने 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से रिस्पॉन्ड किया, जिसमें पार्लियामेंट ने आर्टिकल 368 क्लॉज 4 एंड 368 क्लॉज 5 को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें लिखा हुआ था कि पार्लियामेंट के बनाए जिसमें यह लिखा हुआ था कि कोई भी अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 के अंडर किया गया हो वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 368 क्लॉज 5 में यह लिखा हुआ था कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट कितनी बार भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। 4 साल बाद इसे मिनर्वा माइल केस में चैलेंज किया गया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा
आर्टिकल 368 एंड 368 क्लॉज 5 वो सुप्रीम कोर्ट से जुडिशियल रिव्यू की पावर छीन रही है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों आर्टिकल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया।